नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज क्वेश्चंस आस्क्ड इन जीबीओ 2022। तो हम देखने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो कि 2022 के जनरलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर जो कि आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम हुआ था 12 मार्च को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने इस सेशन को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रोफेशनल नॉलेज। तो जितना मेरे को याद है, मेरी मेमोरी में है, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोफेशनल नॉलेज में, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसको आप पूरा देखिएगा सेशन को, क्योंकि केवल इतने ही क्वेश्चन नहीं है, आगे भी हैं और क्वेश्चन जो हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में ही आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है कि एक चेक है 1000 रुपीज का, जो कि लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो पेड होगा या नहीं होगा। इसी के साथ आपका एनपीए रिकवरी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, जो अगर आप देख रहे होंगे 4th नंबर पे दिया हुआ है कि बैंकर्स राइट टू कंबाइन अकाउंट्स ऑफ कस्टमर टुवर्ड सेटलमेंट ऑफ इट्स ड्यूज। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। साथ ही आपका कि अगर आपका जो पेइंग बैंक है उसके पास मटेरियल ऑर्डर चेक आता है, तो किस सेक्शन में आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत, उसके बारे में पूछा गया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट क्या होते हैं, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ब्रेक इवन पॉइंट, ये कुछ ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ आपका अटल योजना की एज कितनी है आपकी, मतलब लिमिट कितनी है आपकी, वो। साथ ही साथ अगर आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है 20,000 रुपीज या उससे अभाव का, तो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। सरफाइसी एक्ट से आपके रिलेटेड क्वेश्चन था। साथ ही साथ स्टैंडर्ड एसेट्स जो होते हैं वो ऑडिटेड बैलेंस शीट में बैंक की कहाँ पे शो होते हैं, इसके बारे में पूछा गया था। एडवांसेस जो होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपका। लिमिटेशन अवेलेबल टू द बैंक फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, इसके ऊपर क्वेश्चन था। साथ ही साथ आपका आपको दिख रहा हुआ लिखा हुआ है LFAR, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा सबमिट करी जाती है, ये पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि इनमें से, मतलब आपके सेंटेंसेस दिए हुए थे, स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से क्या है जो कि मेजरमेंट नहीं है रिस्क का। साथ ही साथ आपसे कैश विड्रॉल रिवर्सल, कि ये कितने दिनों में हो जाता है, अगर आपका कैश कैश निकल जाता है एटीएम से, या मतलब सॉरी निकल जाता नहीं, अगर नहीं निकलता है और आपके पैसे कट जाते हैं, तो ऐसे में आपका जो कैश विड्रॉल होगा रिवर्सल कितने दिन में होगा, तो 5 डेज होता है इसका टाइम, उसके ऊपर था। एडवांसेस अगेंस्ट ओन शेयर्स आर नॉट अलाउड एज पर विच एक्ट, ये किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप बैंक और कस्टमर का, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, तो उसमें बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होता है, तो उसके बारे में पूछा गया था। MCLR रिव्यू कितने टाइम में होता है। इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के ऊपर आपका एक क्वेश्चन था, नेगेटिव लीन क्या होता है। इसी के साथ साथ आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें फैमिली इनकम कितनी होती है, तो इसमें आपको पता होगा कि जो फैमिली इनकम होती है वो आपके प्लेन एरियाज के लिए आपकी होती है 1 लाख। इसके अलावा आपके हिली एरियाज के लिए होती है 1.5 लाख, इस तरीके से अलग होती है, लेकिन ये इन जनरल पूछा गया था, जो इसका आंसर होगा वो 1 लाख ही होगा। इसी के साथ साथ आपका DICGC रेट ऑफ प्रीमियम ऑन बैंक नोट्स पर ₹100 कितना होता है, तो ये होता है आपका 12 पैसे। इसके साथ आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया था। UPCPDC, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको दिख रही होगी लिखी हुई। दैट इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। इसके अलावा आपका प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर अंडर विच सेक्शंस ऑफ एनआई एक्ट, यानी कि जो प्रोटेक्शन होता है कलेक्टिंग बैंकर के पास, वो किस सेक्शन में आता है एनआई एक्ट के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसके बारे में पूछा गया था। मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछी गई थी PMEGP के तहत, तो वो होती है आपका 8th स्टैंडर्ड पास, मतलब 8वीं पास होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका इनकोहेट एनआई मीनिंग, मतलब इसका इनकोहेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो ये आपको पता ही होगा कि इनकोहेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि आपका जो ड्रॉर होता है वो चीज़ें भर देता है, लेकिन इनकम्प्लीट होती हैं, वो चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती, उसी को आपको बोलते हैं आपका इनकोहेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसी के साथ साथ आपसे पूछा गया है कि EEFC अकाउंट जो है वो किस टाइप के अकाउंट में मेंटेन करा जाता है, मतलब एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होता है वो आपका किस टाइप के अकाउंट में मेंटेन करा जाता है, तो वो आपका करंट अकाउंट होता है। मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी दी है आपको, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसी के साथ साथ ये पूछा गया था कि अगर आपको कोई भी शेयर जब परचेज करते हो, तो उसके लिए जो आपके फंड पार्क करे जाते हैं, मतलब जो अकाउंट में से पैसे कटते हैं, वो किस पर्टिकुलर अकाउंट में जाते हैं, तो वो उसका आंसर होता है आपका असबा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसका आंसर होता है आपका असबा, यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये होता है इसका आंसर। ठीक है ना। इसके अलावा आपका पूछा गया था कि म्यूचुअल फंड्स
रेगुलेट कौन करता है, तो आपको पता ही है कि वो सेबी होता है। एएमएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो होती है आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ आपका कि कौन इशू करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लाइसेंसेज इंडिया में, तो इसका आंसर होता है आपका डीजीएफटी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये इसका आंसर होगा। आईएफएससी और माइकर के कोड की डिजिट्स पूछी गई थी, जो कि आपकी होती हैं। अगर बात करें आईएफएससी की तो वो 11 डिजिट का कोड होता है, अगर बात करें माइकर की तो वो आपका 9 डिजिट का होता है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपके दो न्यूमेरिकल्स आए थे जो कि बेस्ड थे, कि जिसमें पूछा गया था कि करंट रेशियो आपको फाइंड करना है, और दोनों में ही आपका नेट वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दिया गया था। यानी कि आपको जो आपका होता है कि आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल होता है उसके जो फॉर्मूलेज अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत आसान थे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे कि कितनी आ रही है। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर दो क्वेश्चन थे। एक तो था कि उसका प्रीमियम कितना है, और दूसरा था कि उसकी मैक्सिमम एज कितना है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन थे सरफाइसी एक्ट के ऊपर, कि जिसमें हमें स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से हमें स्टेटमेंट जो सही है वो चूज करना था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कस्टमर मीटिंग जो है वो कितने पीरियड के अंदर होनी चाहिए, इसके ऊपर था। पारी पासू से रिलेटेड कि पारी पासू चार्ज क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, मॉर्गेज के ऊपर क्वेश्चन थे, और दो क्वेश्चन थे लेटर ऑफ क्रेडिट के। उसमें पूछा गया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट कौन सी टाइप की है उसकी। तो इसमें से एक का तो मुझे अभी आंसर याद आ रहा है कि वो रिवॉल्विंग आपकी एलसी होगी, लेटर ऑफ क्रेडिट। बाकी दूसरा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या था। इसके अलावा आपका ये भी आया था कि बीजी और एलसी है वो बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीजी और एलसी जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है। इसके बारे में आपसे पूछा गया था आंसर कि कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, वो आपको बताना था। इसके अलावा आपसे प्रोविजन पूछा गया था डाउटफुल एसेट में भी, कि डाउटफुल एसेट से रिलेटेड कि कितना प्रोविजन रखा जाता है अगर होता है तो। फंड फ्लो के ऊपर क्वेश्चन था। एक आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें 45ZA से लेके 45ZF जो है कि ये जो सेक्शन है ये किस में आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, मतलब उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन था। एग्जैक्टली मैं अभी रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन जो थे वो आपके गार्निशियो ऑर्डर से रिलेटेड थे, और दो क्वेश्चन आपके कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड थे, मतलब उसमें सेक्शंस पूछे गए थे उसके। तो वो ये जो क्वेश्चंस है टोटल अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस होंगे, जो कि मेरे को याद आए कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑल सॉर्ट ऑफ। तो आई होप सो ये आपकी हेल्प करेगा आने वाले टाइम में भी, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो हैं जो कि प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और खासकर जब बात होती है जर्नलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर की, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा आपका आईबीपीएस आरआरबी का जीबीओ भी होता है, और दूसरे बैंक्स भी अगर जर्नलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट निकालते हैं और उसमें एग्जाम लेते हैं और उसमें प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो सेक्शन होता है, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही पूछ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, या पूछे हैं, ये कोई भी बैंक पूछ सकता है जो कि जर्नलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपकी वैकेंसीज निकलता है। तो आई होप ये सेक्शन आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। जैसा भी हो आप अपना जो भी कमेंट्स लिखना चाहें या आपकी कोई भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।